नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री क्लासेज में मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने बात की थी वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में के बाद का जो काल है, उस काल में लगभग 600 ईसा पूर्व के लगभग, यानी 600 ईसा पूर्व के लगभग जो काल माना गया है वो महाजनपद काल माना गया है। महाजनपद काल हमने पढ़ा, ऋग्वैदिक काल में ग्राम, ग्राम से मिलकर विश्व और विश्व मिलकर जन बने होते थे। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज होने के उपरांत बड़े बड़े शहरों का विकास होना प्रारंभ हो गया। लोगों के पास धन पैदावार अच्छी होने लगी तो धन धान्य बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी दौरान बड़े बड़े जनपद, जन क्या हो गए, महाजनपद हो गए। तो बौद्ध के जन्म से पहले बौद्ध ग्रंथों के अंदर 16 महाजनपदों की एक सूची मिली है। 16 महाजनपद, 16 बड़े बड़े शहर या 16 बड़े बड़े राज्यों की एक सूची मिली है। और वो ग्रंथ कौन सा था? अगुंतर निकाय। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिली है, तो हम लिखेंगे अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय वह ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों की एक सूची मिली है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच का के लगभग का वो काल था, वो समय था जहां पर बड़े बड़े 16 महाजनपद थे। हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल में जो बड़े बड़े जो सभ्यता थी वो सप्त सिंधु प्रदेश के क्षेत्र में फली फूली। उत्तर वैदिक काल में वह सभ्यता धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ी और गंगा की सहायक नदियों के आसपास फैल गई। महाजनपद काल में हम पढ़ेंगे तो जो ज्यादा बड़े राज्यों का संकेंद्रण हुआ वो गंगा यमुना नदी के आसपास अधिक फैला और लगभग संपूर्ण भारत के उत्तर भारत में लगभग 16 महाजनपदों में से अधिकांश जनपद मिले। केवल एक जनपद ही ऐसा था जो दक्षिण भारत में मिला। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगुंतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे, उनकी सूची 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। उसी प्रकार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की एक सूची मिली है और लगभग आधे महाजनपदों के नाम दोनों ग्रंथों में सेम है, कुछ जनपदों के नाम दोनों में भिन्न भिन्न है। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिली है, तो हम लिखेंगे अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथ के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिली है, तो हम लिखेंगे भगवती सूत्र। तो बड़े बड़े राज्य थे, तो ये जो बड़े बड़े महाजनपद थे इनमें दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं मिली है। कुछ राज्यों में राजतंत्र विद्यमान था और कुछ राज्यों में गणतंत्र विद्यमान था। इनके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करें। महाजनपद काल के जो प्रश्न बनते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ज्यादातर प्रश्न बनते हैं किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, या कोई महान राजा उस महाजनपद से संबंधित था, तो वही प्रश्न लगभग इस चैप्टर से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें काशी की, तो काशी आधुनिक वाराणसी, और काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से ही लोकसभा सदस्य निर्वाचित है। बहुत प्राचीन काल से ही बहुत प्राचीन धार्मिक नगरी रही है काशी पुराणों के अंदर, वाराणसी। दूसरा जो महाजनपद की हम बात कर रहे हैं वो था कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये लगभग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसका एक महान राजा हुआ है प्रसेनजित, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में। उसके बाद हम बात करें अंग महाजनपद की। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ये भी बिहार नेपाल के तराई में बसा हुआ है। इसके बाद हम बात करें मगध महाजनपद की।
मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मगध राज्य जो कि आधुनिक बिहार में है, इसकी राजधानी थी प्रारंभिक राजगृह या गिरिव्रज, और बाद में राजगृह से राजधानी बन जाएगी पाटलिपुत्र। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिव्रज, और इसकी स्थापना की थी बिंबिसार नामक राजा ने। उसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। और मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो महाजनपद था वो था चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोत्तीवती। क्या राजधानी थी? सोत्तीवती। इसके बाद महाजनपद था वत्स। वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। और कुरु, कुरु जो जनपद था, हमने पढ़ा था कल, भरत और कुरु जनपद ने मिलकर कौन सा जनपद बनाया था? कुरु। और कुरु राज्य की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद पांचाल हमने पढ़ा, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजवंश, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा राज्य। इस पांचाल महाजनपद की दो राजधानी थी। उत्तरी भाग की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी राज्य की राजधानी थी कांपिल्य। दो राजधानियों का उल्लेख है, अहिछत्र और कांपिल्य। इसके बाद मत्स्य, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी है विराटनगर। आपने नाम सुना होगा विराट सभ्यता का। जब हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे तो विराट की सभ्यता जो आधुनिक जयपुर के पास है, वो आधुनिक समय में विराटनगर या बेराट को मान सकते हैं। इसके बाद शूरसेन, शोरसेन या सूरसेन महाजनपद, मथुरा, भगवान कृष्ण का जन्म भी यहीं पे हुआ था और मथुरा इसकी राजधानी थी। इसके बाद है अश्मक, इसकी राजधानी थी पोतन या पोटिल। अश्मक जनपद एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अश्मक जनपद एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित है और इसकी राजधानी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है पोतन या पोटिल, दोनों ही नाम आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अश्मक प्रश्न कैसे बनेगा कि दक्षिण भारत में महाजनपद कौन सा स्थित था, तो उत्तर लिखेंगे अपन अश्मक। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अश्मक राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो हम लिखेंगे पोतन या पोटिल। उसके बाद बात करें हम अवंती की। अवंती की दो राजधानियां मिली है। उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैनी और इसका अवंती राज्य का एक महान राजा हुआ है चंड प्रद्योत के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अवंती जो महाजनपद था उसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी थी माहिष्मती। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उस फिल्म के अंदर माहिष्मती की जो चर्चा हुई है, हो सकता है शायद वो अवंती की राजधानी से संबंधित ही हो। तो अवंती राज्य की राजधानी थी माहिष्मती। इसके बाद हम बात करें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की गांधार। गांधार नरेश, आपने नाम सुना होगा, महाभारत के अंदर कौरव की मां गांधारी गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी और शकुनी जो था वो गांधार नरेश का, गांधारी का भाई था। और गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला थी। तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध शहर रहा है, बहुत बड़ा शिक्षण केंद्र रहा है, बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र रहा है। और तक्षशिला के जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहीं पर चाणक्य जिन्होंने या कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, उन्होंने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तत्कालीन समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत का। इसके बाद हम बात करें कंबोज। कंबोज जो महाजनपद था उसकी राजधानी राजपुर या हाटक, दो नाम मिले हैं, राजपुर या हाटक। कंबोज जनपद या महाजनपद की राजधानी थी वो राजपुर या घाटक। इन 14 महाजनपदों की व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा सर्वेसर्वा होता था। इसके अलावा दो महाजनपद वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल, दो महाजनपद ऐसे थे
जिनके अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मिली है। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। इन 8 राजाओं के संघ के द्वारा पूरे राज्य में शासन व्यवस्था की जाती थी, यानी गणों का शासन था। गणतंत्र यानी गणों का शासन, एक संघ के द्वारा शासन किया जाता था। तो हम उत्तर लिखेंगे कि किन 2 महाजनपदों में, किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो हम लिखेंगे वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। धीरे धीरे इन 16 महाजनपदों में आपसी संघर्ष होना प्रारंभ हुआ, और आपसी संघर्ष होने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि बुद्ध की जन्म के समय मुख्य रूप से 4 महाजनपद ही रह गए थे बड़े बड़े। ये 16 महाजनपदों में से आपस में लड़ाइयां लड़कर आपस में एक दूसरे को विजित करने के उपरांत 4 बड़े महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, और इन चारों में जो जीतेगा वो होगा मगध, और मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कौशल जो जनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और महाकौशल नाम के राजा के द्वारा इस एक महाप्रतापी शासक हुआ, और महाकौशल का बेटा हुआ प्रसेनजित का राज्य और मगध का राज्य दोनों में टकराव होना स्वाभाविक था, दोनों की सीमाएं टकराती थी। तो प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से कर दिया, और दान में काशी, जो कि कौशल ने काशी को जीत लिया था, तो महाकौशला को दहेज के रूप में काशी दे दिया, और लड़ाई शांत हो गई। बाद में बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जब बिंबिसार मर गया तो प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, तो अजातशत्रु ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी, और बाद में प्रसेनजित ने अपनी बहन वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, और लड़ाई शांत हो गई। इसके बाद हम बात करें वत्स की। वत्स जो जनपद था, महाजनपद था, उसकी राजधानी थी उदयन। उसका राजा महान प्रतापी शासक जो हम पढ़ेंगे महाजनपद काल का, वो था उदयन। और अवंती का जो राजा था वो प्रद्योत के नाम से प्रसिद्ध, बौद्ध ग्रंथों में उसे चंड प्रद्योत के नाम से उल्लेख मिलता है। बाद में इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद आते हैं हम मगध राजवंश की। मगध राजवंश का संस्थापक था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का था। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के द्वारा मगध राज्य की स्थापना की गई। गंगा और सोन नदी के किनारे पर स्थित दोनों के बीच में मगध साम्राज्य है। काफी मात्रा में लोहे की खानें और पानी प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण मगध का उत्कर्ष स्वाभाविक था, और धीरे धीरे मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर पैदा हुआ। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद हम धीरे धीरे शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, जो भी राजवंश को इतिहास पढ़ेंगे, यानी पूरे भारतवर्ष का इतिहास मगध का इतिहास कहलाया। यानी धीरे धीरे इन सभी राज्यों को मगध राज्य में मिला लिया गया, और मगध राज्य का इतिहास ही भारत का इतिहास कहलाया। और मगध में जो राजा बना वो ही पूरे संपूर्ण भारत पे शासन उसने किया। तो आगे के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास या मगध का इतिहास, तो बिंबिसार से हम प्रारंभ करेंगे, और बिंबिसार से प्रारंभ करके अंत तक, जहां तक मगध का अवसान नहीं होगा तब तक हम पूरे मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल के अंदर मुख्य रूप से यही टॉपिक है, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो मुख्य रूप से यही क्वेश्चन बनेंगे। राजधानी का क्वेश्चन बनता है, या किस ग्रंथ में इनकी उल्लेख मिलता है, और कौन कौन से महाजनपदों के कौन कौन से राजा विशेष रूप से महाजनपद काल में हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।